नमस्कार प्यारे बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में कि रॉक्स जो है वो कैसे कन्वर्ट होकर सोइल बनती है, उसके बारे में हम समझेंगे। वेदरिंग मतलब होता है अपक्षय होना, जो चट्टान है उसका टूटना, उसका क्षरण होना, सारी उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से टाइप की वेदरिंग्स होती है और अल्टीमेट सोइल कैसे बनती है, सारी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो आज हम समझेंगे कि वेदरिंग होती क्या है। ठीक है, देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रॉक्स है। ठीक है, ये है रॉक्स। अब इसको मैं कैसे बना दूं, ये आपकी रॉक्स है। ठीक, अब इस रॉक्स जब टूटती है तो रॉक से बनता क्या है, रॉक जब टूटती है रॉक से बनता है क्या, रिगोलिथ। क्या बनता है, रिगोलिथ बनता है। ठीक है, याद रखना, जब रॉक्स टूटती है तो रॉक से क्या बनेगा, रिगोलिथ बनेगा। ठीक, रॉक जब टूटेगी तो रॉक से क्या बनेगा, रॉक से बनेगा रिगोलिथ। और रिगोलिथ से क्या बनता है, रिगोलिथ से बनता है फाइनली हमारा वो बनता है सोइल, अल्टीमेट सोइल या सोइल बनती है। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, अल्टीमेट जो है सोइल बनती है। क्लियर है, चलो इसको भी कुछ ऐसा ही बना देते हैं। रॉक से बच्चा लोग, ये रॉक्स, और इस रॉक से हमारी क्या बनती है, रिगोलिथ, और रिगोलिथ से फिर बनेगा अल्टीमेट सोइल। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जब रॉक्स का पहले रिगोलिथ में कन्वर्ट होना, रिगोलिथ से फिर सोइल के अंदर कन्वर्ट होना, ये दो स्टेप में पूरी होती है। रॉक से रिगोलिथ जब बनता है ना बच्चा लोग, रॉक से रिगोलिथ जब बनता है तो यहाँ होती है वेदरिंग। ठीक है, यहाँ होती है वेदरिंग। ठीक है, यहाँ होती है वेदरिंग। क्लियर, रॉक से क्या बनना, रॉक से बनना क्या, रिगोलिथ, तो यहाँ होती है वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ पर होती है वेदरिंग प्रोसेस। ठीक, और रिगोलिथ से सोइल का बनना, तो यहाँ काम करते हैं सोइल फार्मिंग फैक्टर। क्या काम करते हैं, सोइल फार्मिंग फैक्टर। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ एक्टिव फैक्टर हैं, है ना, कुछ पैसिव फैक्टर हैं, वो यहाँ फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं इसको बनने में। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये काम करता है। क्या बात है, कॉपी नहीं हो रहा है, चलो हटाओ, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर यहाँ पर काम करता है। सारी चीज़ समझेंगे कैसे काम करेगा। रॉक से रिगोलिथ का बनना वेदरिंग है, और रिगोलिथ से सोइल का बनना सोइल फार्मिंग फैक्टर्स काम करते हैं। सोइल फार्मिंग फैक्टर एक अलग से लेक्चर है, फिर भी बता दूं, यहाँ पे दो तरीके के फैक्टर काम करते हैं। एक होता है एक्टिव फैक्टर और एक होता है पैसिव फैक्टर। दो तरीके के फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए अब यहाँ पर वेदरिंग, रॉक से रिगोलिथ का बनना, अब मैं बताऊंगा रिगोलिथ क्या होता है, पहले समझो वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग में यहाँ पर दो प्रोसेस होती है। ठीक है, याद रखना, दो प्रोसेस होती है, समझना। एक होता है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। मतलब वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, वेदरिंग क्या है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स की क्या होती है, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, मतलब उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग क्या एक प्रोसेस है, रॉक्स का यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और इससे बनती है हमारी रिगोलिथ। डिसइंटीग्रेशन मतलब, डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फिजिकल एजेंट्स की वजह से होता है। याद रखना, किसकी वजह से, फिजिकल एजेंट्स काम करते हैं उनकी वजह से होता है। फिजिकल एजेंट्स क्या है हम समझेंगे, है ना, जैसे कि टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, फ्रीजिंग होना, थाविंग होना, ग्लेशियर का आना, पानी की वजह से, हवा की वजह से, ये फिजिकल एजेंट्स काम करते हैं। तो उससे चट्टानें क्या है, टूटती है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। अब जब ये टूटती है तो इसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो वेदरिंग फिजिकल एजेंट्स की वजह से हो रही है, तो इसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलते थे। क्या बोलते हैं, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, इसको फिजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। ठीक है, जब ये बोल रहा हूँ मैं, ये रॉक्स का,
रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है किसकी वजह से? फिजिकल एजेंट्स की वजह से। फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकता है, थविंग हो सकता है, इरोजन्स हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसकी क्या होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पर क्या काम करेगी? केमिकल रिएक्शन। क्या काम करेगा? केमिकल रिएक्शन यहाँ पर काम करेगा। और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वेदरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग। क्या बोलेंगे? केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, इस तरीके की रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से क्या होती है? यहाँ पर चट्टानें टूटती है। तो वेदरिंग क्या हो गया? वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जिससे क्या बनता है? हमारा रिगोलिथ बनता है। ठीक है, समझ में आया? वेदरिंग डेफिनेशन ही मैं बता रहा हूँ। वेदरिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक का टूटना। अब फिजिकली टूटती है तो डिसइंटीग्रेशन, और डिकम्पोजिशन होता है मतलब वहाँ पर रिएक्शंस काम करेगी जिससे वहाँ पर क्या होगा? वो सड़ेगी, डिकम्पोजिशन होगा, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो वेदरिंग सिंपल सा वर्ड है। वेदरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर चट्टान का डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है और क्या बनता है? रिगोलिथ बनता है। रिगोलिथ क्या होता है इसको समझो। रिगोलिथ क्या होता है? ये अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यू होता है। रिगोलिथ क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यू। अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यूज होता है किसका? अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यूज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यूज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स की क्या होगी? वेदरिंग होगी। वेदरिंग से क्या बनेगा? अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यूज बनेगा। अब अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यूज क्या है? रिगोलिथ को हम क्या बोल सकते हैं? सोइल प्रोफाइल के अंदर A+B+C बोलते हैं। ठीक है, A+B+C बोलते हैं। ए में हमारी क्या होती है? मिनरल सॉइल्स हम बोल सकते हैं। बी में क्या होता है? इसको हम वॉशिंग आउट बोलते हैं। सी में क्या होती है? बेड रॉक होती है। बेड रॉक मतलब चट्टानों के टुकड़े, पत्थर वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर जब चट्टानें टूटती है, डिकम्पोजिशन होता है, तो जो मास हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देता है तो उसमें बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं, मिट्टी भी होती है जो कि क्या होती है? फर्टाइल मिट्टी भी होती है, और बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं, रॉक्स के, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं। तो उसी को हम अनकंसोलिडेटेड बोलते थे, मतलब कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसा हम बोल सकते हैं। असंबंधित जो अवशेष होते हैं चट्टान के, जब चट्टान टूटेगी तो हमें अर्थ पर क्या मिलेगा? चट्टान टूटेगी और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जब एक जगह इकट्ठे बहकर आएंगे वो मटेरियल चट्टानों के, कुछ बड़े बड़े टुकड़े होंगे, ठीक है, मिट्टी होगी, साथ में कुछ अवशेष होंगे, है ना, वो सारे उनको हम बोलेंगे अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यू। और जनरली हम रिगोलिथ को A+B+C बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल प्रोफाइल, क्योंकि ए क्या है? ये हमारे जहाँ पर हम सोइल मतलब क्या कहते हैं? कल्टीवेशंस करते हैं, जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है A+B, उसमें वहाँ पर CO2 ऑक्साइड वगैरह लीचिंग आउट हो जाता है, और C मतलब बेडरॉक, इन तीनों का। तो जब चट्टानें भी टूटती है ना बच्चा लोग, चट्टानें जब टूटती है तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है अर्थ के ऊपर, जो अनकंसोलिडेट होती है। ठीक है, आपको मिट्टी भी मिलेगी, चट्टानों के टुकड़े, ढेले, टुकड़े, पत्थर, कंकड़ सब मिलेंगे, तो वो रिगोलिथ होता है, अनकंसोलिडेटेड मास होता है। अब जब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, जैसे टोपोग्राफी हो गया, है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, पेरेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, उसकी वजह से फिर सोइल बनती है। तो ये एक अलग चैप्टर, इसके बारे में बात करते हैं। तो आई होप वेदरिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वेदरिंग होती क्या है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि टाइप ऑफ वेदरिंग्स। ठीक है, वेदरिंग्स के हम टाइप की बात करते हैं, कितने प्रकार की यहाँ पर वेदरिंग्स होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के प्रकार। तो वेदरिंग बच्चा लोग जो है 3 प्रकार की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मैं ज़्यादातर आपको ग्राफ या फ्लो चार्ट से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नोट्स तो मतलब कंटेंट तो नोट्स में मिल ही जाता है ना, लिखा हुआ सब कुछ है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में, थोड़ा सा फ्लो चार्ट से चीज़ें आसान हो जाती है, और ये नोट्स जो है शॉर्ट में रहता है तो बाद में पढ़ने में थोड़ा सा आसान होता है, तो आप ऐसा बना सकते हो। तो आपको मिलेगी यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, भौतिक अपक्षय बोल सकते हो। दूसरा केमिकल, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, और तीसरा आपको मिलेगा वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक, 3 तरह की वेदरिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग। मैंने क्या बोला? जब चट्टान का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब चट्टानें टूटती है, तो फिजिकल एजेंट्स की वजह से टूटती है। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? फिजिकल वेदरिंग या फिजिकल एजेंट की वजह से। ठीक है, फिजिकल एजेंट्स की वजह से, भौतिक कारक होते हैं। अब भौतिक कारक क्या क्या होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, भौतिक कारक में आ जाएगा आपका हीट एंड कोल्ड,
ठीक है, गर्म टेम्परेचर और ठंडा इसको बोल सकते हैं। फिर आप लिख सकते हो फ्रीजिंग एंड थाविंग, फ्रीजिंग एंड थाविंग। आपका आ जाएगा इरोजन, चौथा आ जाएगा ग्लेशियर, ठीक है, और पांचवा क्या आ जाएगा आपका, हीट एंड कोल्ड हो गया, फ्रीजिंग थाविंग हो गया, इरोजन बाय स्टीम हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, और विंड एंड वाटर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। आप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स भी बोल सकते हो, जब रूट्स का पेनिट्रेशन होता है तो क्रैक्स आ जाते हैं, है ना, उसको हम बायोलॉजी में समझेंगे। तो हीट एंड कोल्ड होता है, फ्रीजिंग एंड थाविंग होता है, इरोजन बाय स्ट्रीम होता है ना, जो स्ट्रीम मतलब कि जो धाराएं बह के आती है तो वो भी क्या करती है, क्रैक्स पैदा कर देती है ना, और वो बहुत ज़्यादा क्या कटाव होता है तो वहाँ चट्टानें टूटती है। ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स क्या होता है, जब ग्लेशियर्स आता है तो अपने पीछे क्या करता है, एक मटेरियल्स को छोड़ देता है जिसको हम मोरेन कहते हैं, है ना। तो मोरेन क्या करता है, वो इकट्ठा होता है ना, मतलब क्या होता है, जो सोइल्स होती हैं, रॉक्स होती है, उनको बहा कर लाता है, उनके टुकड़े को बहा कर लाता है, और जब ग्लेशियर निकल जाता है तो मास जो होता है पीछे छूट जाता है, उसको मोरेन कहते हैं। तो ग्लेशियर एक पार्ट हो गया। विंड और वाटर, हवा के द्वारा भी क्या होती है, चट्टान के जो पार्टिकल्स हैं वो टूटते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोइल इरोजन में हम पढ़ेंगे, सोइल कंजर्वेशन के अंदर वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा भी बहकर क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, चट्टान टूटती है, उसके टुकड़े वाटर की वजह से। कैसे, मान लो सोइल के अंदर, चट्टान के अंदर पानी भरा हुआ, चलो मैं वन बाय वन समझते हैं, पहले हीट और कोल्ड समझ लो, है ना, वन बाय वन समझो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हीट एंड कोल्ड को समझो, कैसे हीट एंड कोल्ड को समझो। तो यहाँ पे हीट एंड कोल्ड की वजह से कैसे होगा, मतलब टेम्परेचर में जब बार बार वेरिएशन होता है, टेम्परेचर में बार बार चेंजेस आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर चट्टान में पील ऑफ निकलता है, मतलब उसकी परतें निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, उनकी परतें निकलना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन की मतलब, हीट और कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म। तो जब टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो वहाँ पर जो चट्टानें होती है उसकी जो ऊपरी परत है वो निकलना शुरू हो जाती है, पील ऑफ हो जाती है, जिसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पील ऑफ रॉक्स, ठीक है, बाई टेम्परेचर वेरिएशन, बाई टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन इसको कहा जाता है। मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा अगर होता रहता है। ये देखो, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है बच्चा, यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है फिक्स नहीं, इरेगुलर कंडीशन होती है, सर्टेन कंडीशन नहीं होती है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होना स्वाभाविक सी बात है इंडियन कंडीशंस में। अभी आप देख रहे हो गर्मी का टाइम चल रहा है, लेकिन हम आप क्या का तो पता नहीं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अभी बारिश हो रही है, लगातार 3-4 दिन हो गए कंटिन्यूसली यहाँ पर बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम आ गया। तो टेम्परेचर जो है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, उसकी वजह से जो है चट्टानों की परतें निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। और यहाँ पर आप और समझोगे, फिजिकल वेदरिंग से जो सोइल बनती है वो बनती है एस्केलेटल सोइल बनती है, ठीक है, एस्केलेटल सोइल बनती है। और इसके जब फिजिकल वेदरिंग होती है तो मैंने बताया था केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सोइल की उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है फिजिकल वेदरिंग से, ठीक है। स्केलेटल सोइल बोलते हैं जो फिजिकल वेदरिंग से बनती है, और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि चट्टानें टूटती है, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा फ्रीजिंग एंड थाविंग। फ्रीजिंग एंड थाविंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये चट्टान है, ठीक है, मान लो मैंने ये चट्टान है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पानी, मान लो बारिश का पानी यहाँ पर पानी भर गया, ठीक है, यहाँ पर ये पानी, ये इस तरीके से पानी यहाँ पर भर गया, ठीक। अब पानी भरा है, जब पानी ये फ्रीज होगा, बहुत ज़्यादा जो है ठंडा मौसम हो जाएगा, बर्फ़ पड़ने लगेगी, ये पानी जमेगा, फ्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सपांशन होगा, मतलब ये फैलेगा, फैलने की वजह से यहाँ पर क्या आएंगे, चट्टानों में क्रैक्स आएंगे, और चट्टानें जो है इस तरीके से 2 पार्ट में टूट जाएगी, इस तरीके से 2 पार्ट में चट्टान टूट जाएगी। ये फ्रीजिंग। थाविंग का मतलब क्या होता है, जमी हुई चीज़ का पिघलना। थाविंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ जमी हुई है तो उसका पिघलना। अब ये मान लो पानी जमा हुआ है अंदर, ठीक है, जमा हुआ है, जब ये पिघलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि ये कम हो जाएगा, समझना। फ्रीजिंग से क्या होगा, मान लो वाटर है, पानी है ना, ये वाटर है, जब ये फ्रीज होगा तो एक्सपांशन होगा, याद रखना, क्या होगा, एक्सपांशन होगा। और जब थाविंग
थाविंग का मतलब होता है जो जमी हुई चीज़ पिघलेगी, पिघलेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब चीज़ें सिकुड़ेगी। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है क्या, कि चीज़ें जमेगी और पिघलेगी, जमेगी पिघलेगी, तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होगा, मतलब फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा और सिकुड़ेगा, उसकी वजह से चट्टान टूटेगी। ठीक है, समझ में आ गया फिजिंग थाविंग। सेम इरोजन क्या है, पानी की वजह से, हवा की वजह से उसका कटाव होता है ना। वहाँ पर मान लो जैसे कि ये चट्टान है, ठीक, अब मान लो यहाँ से पानी बार बार यहाँ पे गिरेगा, है ना, बार बार यहाँ पर पानी गिरेगा, तो बार बार पानी गिरने की वजह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर गड्ढा हो जाता है ना। बोलते हैं ना, जब बूंद बूंद पानी भी क्या करता है, चट्टानों को तोड़ देता है ना, बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है, मतलब बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भी चट्टानों में छेद कर देता है। मतलब वही है कि पानी की वजह से भी क्या होती है, सोइल में वेदरिंग होती है, इरोजन होता है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी चटकेगी या यहाँ पर इसके पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, चटकेंगे, तो बहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा पानी के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे जो भगवान शिव है और उनके जो शिवलिंग है, उनके ऊपर जो वाटर पानी जो घड़ा रखा हुआ रहता है और वहाँ से पानी गिरता है। कई जगह पर इसको बैन कर दिया गया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि कंटिन्यूसली आपने देखा वहाँ तो कंटिन्यूसली 24 आवर 24 घंटे 12 महीना वहाँ पर पानी जो है, क्योंकि भगवान को जल अर्पण किया जाता है तो लोग जो है उसमें मटके में भी पानी डालते हैं। तो पानी जब वो कंटिन्यूसली शिवलिंग के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर उसका क्या होता है, क्षरण होता है, वेदरिंग होता है। वो शिवलिंग आपने देखा हो, कई जगह जो है बहुत बड़ी शिवलिंग थी, धीरे 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 शिवलिंग की साइज कम होती जा रही है। उसका रीज़न ही यही है कि बार बार पानी कंटिन्यूसली उस पर बूंदें गिरती रहती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो उसकी वजह से वहाँ पर वेदरिंग होती है। तो कई जगह पर बैन किया हुआ है इसको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। विंड, वाटर, ग्लेशियर। ग्लेशियर मैंने बता दिया, ग्लेशियर का मतलब ग्लेशियर में एक पार्ट होता है मोरेन बोलेंगे, ठीक है, मोरेन। तो ये क्या होता है, तो कुछ मटेरियल होता है जो छूट जाता है पीछे। मैं बोल सकता हूँ मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर। ठीक है, जो ग्लेशियर आता है, जब ग्लेशियर आता है तो क्या करता है, अपने साथ सोइल और रॉक्स का जो मटेरियल है वो लेकर आता है, और जब ग्लेशियर निकलता है तो सोइल और रॉक्स का मटेरियल जो है वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, वो मटेरियल पीछे छूट जाता है। अब वो लेके आ रहा, मतलब सीधी सी बात है क्या हो रही है, वहाँ पर वेदरिंग हो रही है। ठीक है, जैसे हम नदियाँ हैं, या जब पानी गिरता है तो जब जो है छोटी मोटी खारी होती है, तो वहाँ से जब पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, मलबा वगैरह सब कुछ बहा कर ले आती है, और बहा कर ले आती है, और नदियाँ जब लाती बहाकर तो जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ग्लेशियर जब आता है तो अपने पीछे कुछ मटेरियल जो है पीछे छोड़ देता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोरेन कहते हैं। तो ये टोटल फिजिकल वेदरिंग की यहाँ पर बात की गई है। क्लियर, समझ में आया। हीट एंड कोल्ड, फ्रीजिंग, थाविंग, इरोजन, ग्लेशियर, विंड एंड, ठीक, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर बात की। अब बात करेंगे हम केमिकल वेदरिंग की। ठीक है, केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे। तो केमिकल वेदरिंग रासायनिक क्षरण। तो देखो केमिकल वेदरिंग में सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शंस होगी। क्या होगा, रिएक्शंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स के अंदर वेदरिंग होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स में वेदरिंग होगी। चलिए देखो केमिकल वेदरिंग कैसे क्या होती है। तो केमिकल वेदरिंग के लिए मेनली आपको बताया, जब रिएक्शंस होती है, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तो आपको जनरली पता है कि जब रिएक्शन होती है तो उसमें मेन फैक्टर काम करता है H2O, क्या, वाटर। ठीक है, वाटर किसी सब्सटेंस के साथ, किसी पदार्थ के साथ जब उसका मिलना होता है, या किसी पदार्थ के साथ किसी सब्सटेंस के साथ वाटर का इंटरेक्शन होता है, तो उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाती है, वहाँ पर रिएक्शंस होती है, अच्छी चीज़ें जो है वहाँ पर टूट जाती है। ठीक है, जैसे ताजमहल के अंदर आपने देखा होगा एसिड रेन की वजह से ताजमहल का पीला पड़ना, वो भी केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का पीला पड़ना किस प्रकार की वेदरिंग है, तो केमिकल वेदरिंग है। क्यों, क्योंकि वो एसिड रेन की वजह से पीलापन उसके अंदर आ रहा था। ठीक है, तो अब इसी ट्रेन में सीधी सी बात है, पानी के साथ NO2 और SO2 का जो रिएक्शंस होता है तो वो एसिड रेन होती है। इसलिए बोलते हैं ना, जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि पहली बारिश में जनरली आपको ये NO2 और SO2 का कंटेंट, मतलब उसको बोल सकते हैं कि एसिड रेन वाला पार्ट ही होता है जनरली वो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन H2O पानी की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आपको वेदरिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूँ डिजर्ट में, ठीक है, जो डिजर्ट होता है, अब जो डिजर्ट है, डिजर्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वेदरिंग जो है या केमिकल वेदरिंग क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक
ठीक है। जब हमने डिजर्ट की बात की तो डिजर्ट में जो है केमिकल वेदरिंग मिनिमम होती है। क्यों होती है मिनिमम? उसका रीज़न क्या है कि मिनिमम होने का यहाँ पर रीज़न एक ही है कि जो डिजर्ट है, डिजर्ट में क्या होता है, वाटर अब्सेंस होता है। मिनिमम होने का कारण क्या है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वाटर, अब्सेंस ऑफ H2O, है ना। या तो मिनिमम होगी या होगी ही नहीं, ठीक है। तो पानी की कमी की वजह से या पानी नहीं होने की वजह से जो रेगिस्तान है वहाँ पर जो है केमिकल वेदरिंग आपको देखने को नहीं मिलती। दूसरा, अब केमिकल रिएक्शन दो वजह से, एक तो वाटर और दूसरा एक होता है वाटर और दूसरा होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी वेदरिंग के लिए अगर आपको चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होना है तो केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी या जो हीट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है ना। हीट भी रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो एक पार्ट है ऐसा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिक और अल्पाइन, ठीक है, आर्टिक और अल्पाइन। यहाँ पर भी क्या होती है, वेदरिंग मिनिमम होती है। क्यों? ड्यू टू लो टेम्परेचर की वजह से। तो ये ऐसे ठंडे क्षेत्र है, ठंडा एरिया है अल्पाइन और आर्टिक वाला, यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए हीट भी होना ज़रूरी है, वाटर भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन बहुत कम होती है। और केमिकल रिएक्शन जो है वो किसकी वजह से होती है? तो केमिकल रिएक्शन के लिए वो होता है एक तो हाइड्रेशन, ठीक है, ये आप टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग बोल सकते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस आप बोल सकते हैं। कार्बोनेशन की वजह से भी केमिकल होती है। ऑक्सीडेशन की वजह से भी होती है। रिडक्शन की वजह से भी होती है। जनरली आपको ये 5 एग्जाम्पल जनरली मिल जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 समझते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब है बच्चा, जब कोई सब्सटेंस पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, उसका चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे हेमेटाइट, मैंने क्या बोला, कोई भी पदार्थ जब पानी के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ हेमाटाइट जो है वो रेड कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। हेमाटाइट जो है रेड कलर का होता है, मतलब आयरन बोल सकते हैं, है ना, आयरन। Fe के साथ अगर पानी का रिएक्शन करोगे हेमाटाइट का तो ये कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिमोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ये येलो कलर का होता है। तो देखो, अगर सब्सटेंस का मतलब हेमाटाइट का हमने पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो ये हेमाटाइट रेड कलर का था, ये कन्वर्ट हो गया लिमोनाइट में और येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसी प्रकार से जो ओलिवाइन है, ओलिवाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के रिएक्शन के साथ। ओलिवाइन का अगर वाटर से हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो ये सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। ऐसा और एक भी एग्जांपल है, जिप्सम भी चेंज होता है पानी के साथ रिएक्शन करने पर। तो सब्सटेंस का पानी के साथ अगर रिएक्शन होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे हेमाटाइट रेड कलर का था, ये लिमोनाइट में कन्वर्ट होकर येलो कलर का हो गया। ओलिवाइन जो है सर्पेंटाइन में चेंज हो गया। तो हाइड्रेशन का मतलब यही है कि कोई भी सब्सटेंस पानी के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो उसमें चेंजेस आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, दूसरा हाइड्रोलाइसिस भी क्या होता है, यहाँ पर भी केमिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं पानी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पानी की वजह से केमिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फेल्सपार, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फेल्सपार में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड क्ले सॉइल में। हाइड्रोलाइसिस के प्रेजेंस में जब फेल्सपार का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसकी जो है क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होकर वो क्या बन जाता है, एसिड क्ले सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोलाइसिस हमने फेल्सपार के अंदर भी देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन मतलब क्या होता है? कार्बोनेशन का मतलब है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का H2O के साथ रिएक्शन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन होगा तो वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कार्बोनेशन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कैंकर्स के बनने के लिए, ठीक है। ये कार्बोनेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ
कैंकर जो पत्थर्स बनते हैं, फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जो कैंकर्स बनते हैं, लाइम नोड्यूल्स बनते हैं, लाइम नोड्यूल्स जो हम बोलते हैं, लाइम नोड्यूल्स मतलब चूना पत्थर आप बोल सकते हो, ठीक है, कैंकर्स बन जाते हैं। कंकर पत्थर आप देखोगे इस तरीके से वाइट कलर्स के, जिसमें लाइम्स आपको ज़्यादा मिलेगा, कैंकर पत्थर चूना आपको ज़्यादा दिखेगा, उस तरीके से ये कार्बोनेशन के थ्रू चेंज हो जाता है कैंकर के अंदर, ठीक है। कार्बोनेशन की वजह से ये क्या होता है, कार्बोनेशन की वजह से जो है डीसीमेंटेशन ऑफ रॉक, डीसीमेंटेशन ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स हैं रॉक्स के अंदर डीसीमेंटेशन हो जाता है। डीसीमेंटेशन का मतलब क्या है, जो सीमेंटिंग एजेंट है वो काम नहीं करते हैं या सीमेंटिंग एजेंट जो है वो हट जाते हैं। सीमेंटिंग एजेंट कौन से होते हैं, आयरन ऑक्साइड होता है, लाइम होता है। आप देखो यहाँ पे लाइम नोड्यूल्स बन जाएंगे, कंकर्स बन जाएंगे, मतलब वहाँ पर लाइम नोड्यूल्स कंकर टुकड़े में आपको दिखेगा पूरा इस तरीके से, जो रॉक्स होती है ना उसमें इस तरीके से नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स बन जाते हैं कैंकर्स नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो डीसीमेंटेशन, रॉक का डीसीमेंटेशन हो जाता है, मतलब जब रोल जो है कॉम्पैक्ट होती है, एकदम चिपकी हुई रहती है आपस में, वहाँ पर क्या होता है, जो सीमेंटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, वो जो है वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। किसकी वजह से, कार्बोनेशन की वजह से, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, डीसीमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब जो चट्टान है वो टूटना शुरू हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कार्बोनेशंस के अंदर डीसीमेंटिंग एजेंट की वजह से यहाँ पर कार्बोनेशंस होता है। और ये जो लाइम्स है, ये जो मैंने बोला लाइम नोड्यूल बन जाते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग वगैरह हम बनाते हैं ना उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, कैंकर जो होते हैं, ये जो लाइम नोड्यूल्स जो होते हैं, ये मतलब चूना है, ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो पत्थरों का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने में, तो इन्हीं का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये कार्बोनेशन वाली प्रोसेस है, ठीक, कि कार्बोनेशन का हाइड्रोजन से करवाते हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कैंकर्स को बनाने में, और रॉक्स को डिसीमेंट करने में भी इसका भी यूज़ होता है। तो ये मेजर हमने डिस्कस किया। इसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ काम करता है। ऑक्सीडेशन की मैं बात करूं, जब ऑक्सीडेशन की, तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लेना, ऑक्सीजन के साथ कोई भी, मान लो आयरन है, ठीक है, आयरन मतलब Fe है, इसका अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन का जो अणु है वो आकर जुड़ता है और हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल जाता है, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो ऑक्सीजन के आयन है वो टूटेंगे और हाइड्रोजन के अणु आकर जुड़ेंगे। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीडेशन में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जो है ऐड होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है। ये प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, बट पहले के जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। एक एसिड रेन, एसिड रेन जो है ये भी एग्जांपल है इसका, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल में जो वेदरिंग हुई है वो एसिड रेन की वजह से हुई है। किसकी वजह से, SO2 और NO2 ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, ठीक है। चलो, बायोलॉजिकल वेदरिंग कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो अपने आप में फिजिकल और केमिकल वेदरिंग का ही पार्ट है। तो जो बायोलॉजिकल एजेंसीज होती है, जो बायोलॉजिकल एजेंसीज होती है, मतलब बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, है ना, जैसे हमारा प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब ये बायोलॉजिकल एजेंसी कौन कौन सी है, एजेंट्स बोले तो एक तो हो गया मेन हम खुद, और एनिमल हो गए, ठीक, प्लांट्स हो गए, और इनकी रूट्स हो गई, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल सकते हैं इनको, इनकी वजह से फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग यहाँ पर हम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जैसे मोसेस एंड लाइकन, ठीक है, मोसेस और लाइकन, ठीक, मोसेस और लाइकन। लाइकन क्या होता है, लाइकन प्लांट नहीं होता, ये इसको हम बोल सकते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन, ये दोनों जो क्या होता है नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं। लेकिन ये जो है मोसेस जो है ये ट्रू प्लांट है, याद रखना, ये ट्रू प्लांट है, ये ट्रू प्लांट है, और ये प्लांट नहीं है, ये ट्रू प्लांट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ट्रू प्लांट नहीं है। तो ये है क्या, लाइकेन जो होता है ये एल्गी प्लस फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। ये क्या है, एसोसिएशन बिटवीन
एल्गी और फंगी, जो कवक और शैवाल है उसका एसोसिएशन से लाइकेन बनता है, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉक्स को तोड़ने में, ठीक है, रॉक्स को ब्रेक्स करने में, ठीक है। लाइकेन जो होती है चट्टानों पर आपने देखा होगा हरी कच दिखाई देती है, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, उसकी वजह से यहाँ पर चट्टान टूटती है, तो मोसेस और लाइकेन हो गए। दूसरा जो है यहाँ पर रूट्स, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो रूट्स होती है, रूट्स मैक्स, या रूट्स कर सकते हैं, रूट्स होती है ना। रूट्स क्या काम करती है? वाइडनिंग ऑफ रॉक्स, वाइडनिंग ऑफ क्रैक्स, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ क्रैक्स। मतलब क्या होता है, चट्टाने में रूट जब अंदर जाती है, मतलब रूट जो है, रूट का पेनिट्रेशन अंदर की तरफ होता है, चाहे सोइल के अंदर या चट्टान के अंदर, तो वो जो क्रैक्स हैं, वो ये जो रूट्स क्या करती है, उन क्रैक्स को क्या कर देती है, और चौड़ा कर देती है, मतलब चट्टाने टूटने लगती है उसकी वजह से। जब क्रैक्स चौड़े होते हैं तो इन क्रैक्स के अंदर जो है CO2 का रिएक्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से चट्टाने टूट जाती हैं। तो रूट्स क्या करती है, जो क्रैक्स होते हैं सोइल के अंदर उनको और ज़्यादा क्या कर देती है, वाइड कर देती है ना, जिससे वहाँ पर जो होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन वहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से चट्टानें टूट जाती है। दूसरा हो गया वर्म, ठीक है, वर्म जो कीड़े होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अंदर क्या बनाते हैं, अपना जो है बोरो, मतलब क्या बोलते हैं, अपना बिल बनाते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी को इन्वर्ट करते हैं। ये क्या काम करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, सोइल को इन्वर्ट करने का काम करते हैं, सोइल को इन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए। तो समझ में आया, आप हमने पढ़ा यहाँ पर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, नोट्स में सारी चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, बातें क्या हैं कि जो बेसिक इग्नियस रॉक होती है, जो बेसिक इग्नियस रॉक्स होती हैं, इनकी वेदरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेदरिंग ऑर्डर, जो वेदरिंग है ना, वेदरिंग ये ज़्यादा होगी किस कंपेयर में, एसिड इग्नियस रॉक्स है, एसिड इग्नियस और रॉक्स के कंपैरिजन में, ठीक। दूसरा लाइम स्टोन जो है, लाइम स्टोन्स की वेदरिंग ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सैंड स्टोन, ठीक है, इनकी वेदरिंग ज़्यादा होती है। ये समझ गए आप बात। दूसरा मैं बात करूँ जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मोर रेसिस्टेंस ऑफ वेदरिंग एज कंपेयर टू igneous एंड मेटामॉर्फिक, मतलब सेकेंडरी रॉक आसानी से वेदरिंग नहीं होती सेकेंडरी रॉक्स में। और अगर सेकेंडरी रॉक में लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की बात करो तो लाइमस्टोन में ज़्यादा वेदरिंग होती है। बेसिक और इग्नियस रॉक, एसिडिक रॉक्स की बात करो तो बेसिक रॉक में ज़्यादा वेदरिंग होती है। क्लियर है, ये जितना भी वेदरिंग्स का पार्ट था ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे रिगोलिथ से जो है सोइल बनेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।